नमस्कार। आज हम एक कहानी के टुकड़े पर बात करेंगे। एक ऐसी दुनिया सोचिए जहां से हैरानी, वो विस्मय जैसे गायब हो गया है, और एक आदमी है अकेला जो इस सब से भागकर सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। ये लवक्राफ्ट की एक कहानी है, अज़ाथॉथ उसी का एक हिस्सा। तो जरा सोचिए कैसी दुनिया होगी वो। बड़े उदास शहर, आसमान में धुंधले से, कोई जगह ही नहीं है जहां धूप या वसंत के फूलों के सपने देख सकें। कहानी में लिखा है कि जब ज्ञान ने धरती से उसकी खूबसूरती छीन ली तो कवि क्या गाते थे? सिर्फ वो अजीब बिगड़े हुए भूत प्रेत जो अपनी अंदरूनी आंखों से देखते थे। हाँ, और तब तक बचपन की सारी उम्मीदें, वो मासूमियत, वो सब खत्म हो चुकी थी हमेशा के लिए। और इसी दुनिया में हमारा वो किरदार रहता है, नाम पता नहीं उसका। शहर कैसा? ऊंची दीवारें, धुंधला सा माहौल, दिन भर बस मेहनत, सायों और शोर के बीच। और शाम को एक कमरे में वापसी, जिसकी अकेली खिड़की बाहर नहीं खुलती थी, मतलब खेतों या हरियाली की तरफ नहीं। हाँ, बस एक उदास सा आंगन दिखता था जहां और खिड़कियां थीं, वो भी जैसे नाउमीदी से घूरती हुई। और यहीं पे मतलब वो विरोधाभास दिखता है ना, एक तरफ उसकी वो कठोर असलियत और दूसरी तरफ उसकी अपनी अंदरूनी दुनिया, किताबों और सपनों की। ये बात समझने वाली है कि इस कहानी में जो आधुनिकता दिखाई है वो सिर्फ बोरिंग या नीरस नहीं है। अच्छा। वो तो जैसे जानबूझकर कल्पना को, आश्चर्य को खत्म कर रही है, और इसीलिए वो आदमी अंदर ही अंदर कहीं और भाग जाना चाहता है। उसकी तलाश इसी गहरी निराशा से शुरू होती है। सही कहा। और शायद यही निराशा थी जो उसे रोज रात खींच लाती थी उस खिड़की तक, जहां से सब बदलना शुरू हुआ। आदत सी बन गई थी उसकी, बाहर झांकना, तारों को देखना। शुरू में तो जैसा कहानी में है, सिर्फ दीवारें दिखती थी, दूसरी खिड़कियां, जब तक वो बहुत ज्यादा झुककर ऊपर ना देखे। हाँ, क्योंकि लिखा है कि सिर्फ दीवारें और खिड़कियां देखना किसी ऐसे आदमी को पागल कर सकता है जो बहुत सपने देखता हो, पढ़ता हो। बिल्कुल। तो वो रात दर रात कोशिश करता था, जागती दुनिया और शहरों की उदासी से परे कुछ देखने की। फिर साल गुजर गए। धीरे धीरे उन तारों को पहचानने लगा, नाम से बुलाने लगा उन्हें। कल्पना में उनके पीछे जाता रहता जब वो नजरों से ओझल हो जाते। और तब उसकी नजर उन छुपे हुए नजारों पर पड़ी, जिन पर आमतौर पर कोई शक भी नहीं करता। और फिर वो रात आई, कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। जैसे कोई खाई भर गई हो, वो सपनों वाला आसमान उसकी खिड़की तक नीचे उतर आया। अरे वाह। और उसके कमरे की हवा में जैसे घुल मिल गया, उसे अपने अंदर समेट लिया। हाँ। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो यात्रा थी, ये कोई जिस्मानी सफर नहीं था। हाँ। उसका शरीर तो कहानी कहती है खिड़की पर ही टिका रहा, कठोर। अच्छा। हाँ, ये एक मानसिक यात्रा थी, या कहिए आत्मा की या सपनों की यात्रा। कहानी में इसका जिक्र बड़े कमाल का है। कैसे उसके कमरे में बैंगनी आधी रात की धाराएं बहने लगी, सुनहरी धूल के साथ, धूल और आग के बवंडर, अनदेखी दुनिया की खुशबुएं। और फिर वो नशीले समंदर कमरे में उमड़ पड़े, जिनकी रोशनी ऐसे सूरज से थी जो हमने कभी देखे नहीं, और उनमें अजीब डॉल्फिन्स और वो क्या कहते हैं, समुद्री परियां तैर रही थीं। और ये जो पूरी यात्रा है, ये इंसानी वक्त के हिसाब से नहीं है। कहानी में साफ लिखा है, दिनों की गिनती इंसानों के कैलेंडर में नहीं होती। सही बात है, सपनों का वक्त तो अलग ही होता है। बिल्कुल। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सपनों के दायरे की बात है, जहां हमारे दुनिया के नियम, मतलब समय और स्थान के नियम, लागू ही नहीं होते। ये पूरी तरह कल्पना के आयाम की यात्रा थी। तो इतने लंबे अनगिनत वक्त के बाद उसे कहाँ पहुंचाया गया? उसे धीरे से उतारा गया एक किनारे पर। हरा भरा किनारा, कमल के फूलों की खुशबू आ रही थी, सुबह की पहली किरणें थी। हाँ, और वो लाल कैमेलॉट्स नाम के फूलों से सजा हुआ था। सपनों का वो खोया हुआ लोक, वो भूली बिसरी दुनिया जिसे इंसान कब कब भुला चुके थे। इस पूरी यात्रा का जो मतलब है वो बहुत गहरा है। ये सिर्फ भागना नहीं है, ये एक तरह से वापसी है, एक बेरंग, बिना आश्चर्य वाली दुनिया से निकलकर शुद्ध कल्पना और भूले हुए विस्मय के लोक में पहुंचना। तो असल में ये सिर्फ उस एक आदमी का पलायन नहीं है, ये उस खोई हुई विस्मय की भावना को, उस कल्पना को फिर से पाने की कोशिश है जिसे कहानी के मुताबिक ज्ञान और आधुनिकता ने हमसे छीन लिया है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि अगर उस हरे किनारे पर सपनों का लोक है, तो उन अविस्मरणीय गहराइयों में या उस किनारे से भी परे वो जो अनंत विस्तार है जहां हमारे सपने जाते हैं,
वहां और क्या क्या हो सकता है, क्या मौजूद होगा वहां?